हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मेट इंग्लिश अड्डा। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक एंग्लो अमेरिकन पोएट W.H. ऑर्डन के बारे में। ओके, यानी गाइज उसके द्वारा लिखा गया एक बहुत ही बेहतरीन पोएम है जिसका नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ओके, यानी गाइज ये बिहार बोर्ड क्लास 12th के जो बुक है रेनबो का 100 मार्क्स का, उसका ये पोइट्री सेक्शन का चैप्टर 3 और बुक का कहें तो चैप्टर 14 है जिसका नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ये पोइट्री सेक्शन का पोएम है। क्लियर हो गया दोस्तों? सो गाइज देखिए, सबसे पहले ये जानते हैं कि पोइट्री क्या होता है। ओके, तो गाइज आप लोग कह सकते हैं क्या कि कविताओं के संग्रह को पोइट्री कहते हैं। यानी गाइज जब बहुत सारे कविता यानी बहुत सारे पोएम्स को जब मिला देते हैं तब वो एक पोइट्री कहलाता है। यानी क्या, द कलेक्शन ऑफ पोएम्स इज कॉल्ड पोइट्री। यहाँ तक तो क्लियर हो गया गाइज। तो देखिए, आज जो चैप्टर है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसके जो ऑथर हैं W.H. ऑर्डन, ये क्या कहना चाहते हैं इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। इनकी जो लेखन है, ये जो पोएम इनके द्वारा लिखा गया उनका क्या आशय है। तो गाइज देखिए, ये जो है इसको नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट को आप लोग ऑटम सॉन्ग भी कह सकते हैं। ओके, यानी क्या, इसको आप ऑटम सॉन्ग भी कह सकते हैं। और इसको गाइज ऑटम सॉन्ग के साथ साथ आप ये भी इसको कह सकते हैं कि ये नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट तो है ही, और इसका अदर नाम आप कह सकते हैं क्या, ऑटम सॉन्ग, यानी क्या, पतझड़ का गीत है। यानी पतझड़ के जो मौसम होते हैं उसमें जो गीत गाए जाते हैं उसी तरह का ये एक गाना भी है। और ये गाइस इस पोएम की अगर हम बात करें तो ये जो पोएम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये टोटल 20 लाइन का है। कितना? टोटल 20 लाइन, यानी 20 लाइन की ये कविता है जो कि 4 क्वाड्रेंट में है। यानी गाइस क्या है, ये जो कविता है ये 4-4 पंक्ति का 5 स्टेंजा है। ओके, यानी 4-4 लाइन का 5 स्टेंजा है, ए बी करके। क्लियर हो गया? और इसमें जो W.H. ऑर्डन है, इनका अगर पूरा नाम की बात की जाए तो गाइस इसका पूरा नाम था वेस्टन ह्यूज वार्डन। ठीक है गाइस, क्या है W.H. ऑर्डन का पूरा नाम क्या था? जैसा कि आपको लिखा हुआ भी दिख रहा होगा, इसका पूरा नाम था वेस्टन ह्यूज ऑर्डन। क्लियर हो गया? तो चलिए अब इसके जो समरी हैं इनको देखते हैं कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का समरी क्या है। इसलिए गाइज आपको क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है जिससे कि आपको अच्छे से समरी को समझ में आ जाए। तो देखिए, चैप्टर का नाम क्या है गाइस, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इस चैप्टर का मतलब क्या हुआ, इसका हिंदी क्या हुआ, जैसा कि मैंने आपको जितने भी समरी अभी तक बताए हैं उन सारे में मैं सबसे पहले क्या करता हूं, जो चैप्टर का हेडिंग होता है, हेडलाइंस होता है, उसका हिंदी बता देता हूं। तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का मतलब हुआ कि अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, अब पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं। गाइज ये जो पोएम है ये लिटरली क्या है, ये तो लिखा गया है पत्ती के बारे में, लेकिन यहाँ पे इस पेड़ को, इस पत्ती को, इस पतझड़ के मौसम को लिटरली क्या किया गया है गाइज, कि यहाँ पे मनुष्य से यानी आदमियों से क्या इसको तुलना किया गया है, कंपेयर किया गया है, जोड़ा गया है। आगे देखते हैं, जैसे जैसे पोएम आगे बढ़ेगा, समरी आगे बढ़ेगा, आपको और बेहतरीन से समझ में आते जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्या है कि दिस इज अ नाइस पोएम नेम्ड नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट विच हैज़ बीन रिटन बाय W.H. ऑर्डन। ओके, अब देखिए गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो ऊपर का जो स्टेंजा मैं लिखता हूँ वो सारे पोएम में सेम लिखता हूँ, जिससे कि आपको लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं है। ओके, तो इसमें आपको सिर्फ चेंज क्या करना है कि चैप्टर का नाम और उसके ऑथर का नाम चेंज करना है, बाकी सारे में सेम लाइन होगा, कॉमन लाइन है। तो कह रहा है कि दिस इज अ नाइस पोएम, यह एक बहुत ही अच्छा कविता है, खूबसूरत कविता है जिसका नाम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट है, विच हैज़ बीन रिटन बाय W.H. ऑर्डन, जो कि W.H. ऑर्डन साहब के द्वारा रिटन किया गया है, लिखा गया है। आगे फिर देखिए लाइन क्या है कि दिस इज अ नेचर पोएम। इसको गाइज आप कह सकते हैं कि यह एक नेचर पोएम है, एक प्राकृतिक कविता है। ओके, यानी गाइज ये जो लाइन है इससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं, पूछ देंगे कि विच टाइप ऑफ दिस पोएम, नाम दे देगा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ऑप्शन में आपको दे देगा। तो आपको क्या करना है कि ये जो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का जो टाइप है पोएम का, ये क्या है, तो नेचर है, नेचर पोएम है। फिर आगे देखते हैं, ही वॉज अ ग्रेट एंड फेमस राइटर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। वे अंग्रेजी साहित्य के बहुत ही प्रसिद्ध और विख्यात क्या थे, बहुत ही महान और प्रसिद्ध कवि थे, लेखक थे। ओके, चलिए आगे फिर देखते हैं, नेक्स्ट स्टेंजा क्या है इसका। इन दिस पोएम द पोएट सेज दैट द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अब देखिए, इस कविता में
कवि कहते हैं कि अब जो है पत्ते वो तेजी से गिर रहे हैं, पत्ते जो है अब तेजी से झड़ रहे हैं। ऐसे भी देखिए गाइज, जब मैंने क्या बताया ये ऑटम सॉन्ग भी है, तो पतझड़ के मौसम जैसे ही आते हैं तो ऐसा मानो कि धरती पर क्या हो, बिल्कुल वीरान सा छा जाता है, बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो सभी मर जाते हैं, यानी पेड़ पौधे के जितने भी पत्ते होते हैं वो झड़ जाते हैं, पेड़ सूखने लगते हैं, चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा छा जाता है। पशु पक्षी जितने भी होते हैं, चिड़िया वो चहचहाना बंद कर देती है, वो दूर भाग जाती है। ऐसा लगता है कि पतझड़ का मौसम मानो क्या है, एक सन्नाटा सा छा गया है। तो उन्हीं सब के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। और यहाँ पे ये भी कंपेयर किया गया है कि आजकल के जो मनुष्य हैं वो कितना मतलबी हो गए हैं इस पतझड़ मौसम की तरह, उसी के बारे में भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए आगे क्या कहते हैं, दे लीव देयर ब्रांचेज हेयर रेफर्स। ओके गाइज, देखिए पहले इसको समझ लेते हैं क्या है कि दे लीव्स देयर ब्रांचेज। अब कह रहा है कि इन दिस पोएम पोएट सेज दैट लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इस कविता में कवि कहते हैं कि पत्ते अब तेजी से गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं। दे लीव देयर ब्रांचेज, और वो अपनी शाखाओं को छोड़ रहे हैं। यानी गाइज यहाँ पे ये पेड़ से तो कह रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या एक भाव को समझना है कि यहाँ पे जो कवि है वो मनुष्य को कह रहा है। यानी यहाँ पे जो पतझड़ का मौसम को जो तुलना किया है वो क्या बूढ़े व्यक्ति से किया है, कि जैसे जैसे आदमी का उम्र बढ़ता है, जब वो बूढ़ा होता है तो बूढ़ा होने के बाद क्या होता है, वो पतझड़ के मौसम के तरह सभी पत्तियां अपने पेड़ों से क्या होते हैं, वो अलग हो जाते हैं, यानी क्या वो डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। उसी तरह मनुष्य में भी जो बूढ़े लोग हैं उनका अभी समय आ गया है, मानो ऐसा कि पतझड़ का मौसम आ गया है और वो क्या वो इस दुनिया से अलविदा हो जाएंगे। ऐसा वो कभी एक भाव लेकर के कह रहे हैं। He refers to a speedily arrival of old age and death with the autumn season। अब देखिए यहाँ पे ही रेफर्स का मतलब होता है उल्लेख करना। मैं आपको गाइस जो भी हार्ड वर्ड होता है वो समरी के अंदर लिख भी देता हूँ, ओके, आपको उस वर्ड मीनिंग को भी नोट करते जाना है। तो देखिए क्या, ही रेफर्स टू ए स्पीडली अराइवल ऑफ ओल्ड एज एंड डेथ विद द ऑटम सीजन। अब कवि कहते हैं कि ऐसा मानो कि कवि यहाँ पे उल्लेख करते हैं, बताते हैं कि आजकल जो है ओल्ड एज कितना तेजी से आ जाता है और उसकी मृत्यु भी हो जाती है। कैसे, तो ऑटम सीजन की तरह, जिस तरह से मौसम बदलते रहता है, कभी जाड़ा कभी गर्मी कभी बरसात कभी पतझड़, ये मौसम जिस तरह से आते रहता है उसी तरह से मनुष्य में भी होता है। जन्म होता है, युवावस्था आता है, फिर ओल्ड एज आता है और आदमी क्या होता है, मर जाता है। तो कह रहा है कि इसी तरह मनुष्य में भी क्या होते हैं, ये इतना तेजी से ओल्ड एज आ रहा है, नहीं बुढ़ापा इतना जल्दी आ जाता है और आदमी की मृत्यु हो जाती है। ये क्या सोच से परे है, ये कितनी जल्दी पतझड़ की तरह आती है और आदमी को मार करके लेके चली जाती हैं। ऐसा वो कौन, कवि पतझड़ के मौसम से तुलना करके मनुष्य की तुलना को किए हैं और उनके बारे में यहाँ पे बतला रहे हैं। फिर आगे देखिए वो क्या कहते हैं कि ट्रीज हैव बिकम लीफलेस। अब कह रहे हैं कि पत्ते पेड़ जो हैं वो क्या लीफलेस हो गए, पत्ता विहीन हो गए, उसमें एक भी पत्ता पेड़ में नहीं है, पेड़ बिल्कुल सुनसान लग रहा है, सूखा सूखा सा लग रहा है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे वो कह रहे हैं क्या, भाव लेकर के जो पृथ्वी है, दुनिया है, धरती है, वहाँ पे क्या है, जो बूढ़े लोग हैं वो धीरे धीरे क्या जा रहे हैं, मर रहे हैं। ऐसा मानो कि पृथ्वी क्या हो गया, बिल्कुल सुनसान सा हो गया है। फिर आगे देखिए वो क्या कहते हैं कि दे आर कवर्ड विथ स्नो लुक वेरी ब्यूटीफुल। ही सेज दैट वी बिकम फिजिकली वीक एंड इनएक्टिव। अब देखिए वो कहते हैं कि जो पेड़ हैं उनको बर्फ जो है वो बिल्कुल क्या कवर कर लिया है, ढक लिया है, लेकिन ढकने के बाद जो एक दृश्य बनता है वो दृश्य देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ओके, यानी जो पेड़ पे जो बर्फ, जैसे गाइस अगर आप जम्मू कश्मीर जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे जो पेड़ होते हैं वो बर्फ से क्या वो ढक जाता है, ढकने के बाद उसका नज़ारा, एक सीन, एक दृश्य बहुत ही बेहतरीन लगता है। तो कभी करें वो सीन तो देखने में बहुत ही बेहतरीन लगता है जब वो पत्ता क्या होता है, पेड़ क्या होता है, जब बर्फ से ढक जाता है। लेकिन आगे देखिए वो क्या कह रहे हैं कि ही सेज दैट वी बिकम फिजिकली वीक एंड इनएक्टिव। लेकिन कहते हैं कि बर्फ से पेड़ तो ढक जाता है, उसका खूबसूरती तो दिखता है, लेकिन वो क्या है, इनएक्टिव एंड वीक हो जाते हैं। लेकिन वो क्या, वो कमज़ोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं और वो काम भी नहीं करते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे वो तुलना कर रहे हैं कि आदमी का जो मनुष्य जो होता है वो युवा अवस्था से जब प्रौढ़ावस्था में होते हैं, उसके बाद वो जब बुढ़ापा में आते हैं तो बुढ़ापा में आने के बाद वो थोड़ा सा उनको सही लगता है कि हाँ अब बैठ के हम खाएंगे, ठीक है,
आराम करेंगे, लेकिन उनमें जो है क्या कमजोरी आ जाती है, वो युवा अवस्था के तरह यानी जवान लोग के तरह वो काम नहीं करते हैं, वर्क नहीं करते हैं, वो एक्टिव नहीं रहते हैं। तो जैसा मानो कि वो बर्फ से ढका हुआ पेड़ की तरह ही है, ऐसा वो ओल्ड एज के साथ वो तुलना करके बता रहे हैं। फिर आगे देखिए गाइस वो क्या कहते हैं कि दिस साइट हैज़ बिकम लवली, और जो पेड़ से बर्फ से जो ढका रहता है दृश्य, पेड़ जो होता है बर्फ से ढका रहता है, तो वो दृश्य क्या होता है काफ़ी देखने लायक होता है, वो जो सीन होता है काफ़ी ज़्यादा देखने लायक होता है, खूबसूरत होता है। ओके, ऐसा मानो कि अगर आप वहाँ पे रहेंगे तो गाइस आपको फोटो क्लिक किए बिना भी आप नहीं रह सकते हैं, ऐसा दृश्य वहाँ पे देखने को मिलता है जब पेड़ से ढका रहता है। एक मानो कि ऐसा पेड़ का शेप बन जाता है बर्फ का। ओके, आगे फिर देखिए वो क्या कहते हैं कि द वर्ड नाइटिंगेल हैज स्टॉप्ड सिंगिंग, हैंड्स हैव फ्रोजन, ही सेज ऑफ दिस पोएम दैट डेथ इज सर्टेन लाइफ ट्री मैन। ओके, ट्री मैन ऑल्सो हैज़ टू मीट हिज सम डेज। अब देखिए गाइज यहाँ पे पहले मैं आपको ऊपर वाली लाइन का हिंदी बता देता हूँ कि द वर्ड नाइटिंगेल हैज़ स्टॉप्ड सिंगिंग। अब देखिए जब पेड़ जो होते हैं बर्फ़ से ढक जाते हैं या फिर जब पतझड़ के मौसम आते हैं, उस समय जो होता है पेड़ से पत्तियां झड़ जाती हैं, तो उस समय उस पेड़ पे नाइटिंगेल यानी बुलबुल एक प्रकार का वर्ड है, पक्षी हैं, वो भी नहीं आती है उस पेड़ पे, वो भी अपना गाना नहीं सुनाती है। ओके, क्योंकि वहाँ उस पेड़ पे उसको भोजन नहीं मिल रहा, पत्ती नहीं है, इसलिए वो उस पर नहीं आ रहा और वो अपना गाना भी नहीं सुनाती है। हैंड्स हैव फ्रोजन, और पतझड़ के मौसम में जब बर्फ पेड़ से ढका रहता है तो उसी समय आदमी का जो हाथ होता है, ऐसा मानो कि उनका जो हाथ है वो फ्रोजन हो गया यानी कि जम गया है, एकदम हाथ बिल्कुल ठिठुर गया है ठंड से, ऐसा वो एहसास दिला रहे हैं। ही सेज ऑफ दिस पोएम, यानी वो कहते हैं इस कविता को, इन कहने का मतलब क्या है, इस कविता के माध्यम से वो कवि कहते हैं कि दैट डेथ इज सर्टेन लाइक ट्री। ओके, यानी इस कविता के माध्यम से कवि कहते हैं कि डेथ इज सर्टेन, यानी मौत मृत्यु निश्चित है। डेथ इज सर्टेन यानी मृत्यु निश्चित है। कैसे? लाइक ट्री यानी एक पेड़ की तरह, जिस तरह से पेड़ पतझड़ के मौसम में सूख जाते हैं, मर जाते हैं, उसी तरह मनुष्य भी एक ऐसा एज आएगा, ओल्ड एज आएगा और वो मर जाएगा। इनकी मृत्यु क्या है? निश्चित है, सर्टेन है। फिर आगे देखें क्या कि मैन ऑल्सो हैज़ टू मीट हिज सम डेज। ओके, अब वो कह रहे हैं कि आदमी भी कुछ दिनों में पेड़ के जैसे क्या होंगे, उनकी भी नौबत आएगी और वो भी एक दिन मर जाएंगे। यानी कभी यहाँ पेड़ से तुलना करें कि आदमी का भी मृत्यु क्या है? निश्चित है, और एक दिन पेड़ की तरह ही वो भी क्या होते हैं? सूख जाएंगे, यानी क्या? वो मर जाएंगे। फिर आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि बिकॉज ही सेज दैट द विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट हु प्लक्स अस फ्रॉम द रियल डिलाइट। वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो कह रहे हैं क्योंकि हमारी विस्परिंग नेबर्स का मतलब होता है गाइस यमदूत। जो व्यक्ति जो मर जाता है उनकी जो आत्मा होता है वो ऊपर जाके यमदूत बन जाता है। ओके, तो वो क्या होता है फिर दूसरे को मारने के लिए आता है। जैसे कि आप लोग सुनेंगे क्या, ये यमदूत आया है उसको लेने के लिए, तो कभी कहते हैं कि यमदूत जो होता है हमारे दाएं बाएं अगल बगल चारों तरफ क्या होते हैं? वो घूमते रहते हैं। हमारे चारों तरफ क्या होते हैं? यमदूत घूमते रहते हैं। और वो ऐसा इसलिए करते हैं, वो ऐसा मानो कि हमारी जो डिलाइट माने आनंद, यानी हमारी जो आनंददायक जिंदगी है, हमारी रियल आनंददायक जीवन है, उससे वो हमें क्या प्लग करके ले जाना चाहते हैं, छीन करके अलग करके वो अपने दुनिया में ले जाना चाहते हैं। ऐसा कभी करें कि जिस तरह से पेड़ एक दिन मर जाता है, उस तरह हम लोगों के आसपास भी क्या यमदूत हम लोगों को जो वास्तविक जिंदगी है, जीवन है, उससे वो कहीं दूर ले जाना चाहता है। सो दिस इज ए नाइस पोएम, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यह एक सुंदर कविता है और यहीं पे ये कविता खत्म होता है, पोएम खत्म होता है। ओके, यानी गाइस यहाँ पे कवि जो है मेनली यहाँ पे ये बताया गया है कि मनुष्य की जो जिंदगी है, स्वार्थ है, उससे भी कंपेयर किया है पेड़ को, कि मनुष्य जो होता है वो क्या आजकल के मनुष्य जो होता है सिर्फ अपने अपने स्वार्थ में मग्न है। यानी जो ओल्ड, जैसे कि अभी धरती पे ओल्ड एज हैं, तो ओल्ड एज जो होते हैं गाइस वो क्या करते हैं, वो अपने जो न्यू जनरेशन होते हैं उनको वो सीख देते हैं, उनको सबक देते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा करना चाहिए। लेकिन अब कह रहा है कभी कहने का आशा है, कभी का क्या, अब जो ओल्ड एज हैं, बूढ़ा व्यक्ति हैं, वो भी अब इस चीज़ पे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो भी सिर्फ अपने आप में मग्न हैं।
जैसे मान लो कि एक झरना होता है, वो पहाड़ होता है, वो क्या होता है, हम लोग को ढक करके रखता है, हमें उसका क्या आनंद अनुभव होता है। अगर कोई यात्री जा रहा है, अगर उसको कहीं पानी नहीं मिल रहा है, तो क्या जो झरना होता है, पहाड़ होता है, वो अपने झरना रेनफॉल के थ्रू वो पानी को, प्यास को बुझाते हैं और यात्री के दुख दर्द को क्या करते हैं, मिटाते हैं। लेकिन उसी तरह बुढ़ापे जो व्यक्ति होते हैं, वो एक पहाड़ की तरह होता है, वो भी दूसरे के दुख दर्द को समझते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे वो चीज़ खत्म होने लगा है। इन सारी चीज़ों को लेकर के कवि इस कविता के माध्यम से लिखे हैं। ओके, आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। यानी इसमें मोटा मोटी आपको याद रखना कि मनुष्य की तुलना एक पेड़ से किया है, पतझड़ से किया है, यानी क्या, टूटते हुए झड़ते हुए पत्ती से किया है। क्लियर हो गया दोस्तों। आई होप कि गाइस आपको ये कविता अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये पोएम अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस समरी को आप स्क्रीनशॉट लेकर के ये वीडियो को पॉज करके आप इसको कॉपी में नोट करें, इसको बार बार लिखने की प्रैक्टिस करें। आपको रटने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ टेंस आना चाहिए। और जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया, बस इसको अपने माइंड में सोचते जाना, उसको राइट करते जाना, आपको रटना नहीं है। क्लियर हो गया दोस्तों। अगर कोई क्लास 12th इंग्लिश से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ग्रामर का चाहे क्वेश्चन हो या कोई लिटरेचर का हो, सारा का सारा सॉल्यूशन मैं आपको करा दूंगा। ओके गाइज, इसलिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।